प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करते हुए सऊदी के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ फोन पर बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। भारत सरकार के अनुसार उन्होंने आतंकवाद, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि पर गहरी चिंता साझा की। सरकार ने कहा कि मोदी ने इजरायल मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक और सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया और प्रभावित आबादी के लिए मानवीय सहायता जारी रखने का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ईरान समर्थित हौती आतंकवादियों से क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए रेड सी में संघर्ष पर भी चर्चा की। नेताओं ने सितंबर 2023 में क्राउन प्रिंस की भारत की राजकीय यात्रा के बाद द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की भी समीक्षा की। राज्य सरकार ने एपी पुनर्गठन अधिनियम 2014 में तेलंगाना को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए उसके लिए कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार से जोरदार आवाज उठाई है। केंद्र से तेलंगाना को उदारता पूर्वक सहायता देने के अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित बकाया जारी करने का अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुख्य क्षेत्रों को मजबूत करना। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उनके उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र के पास लंबित मुद्दों की एक सूची सौंपी। मंगलवार दोपहर राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे मुख्यमंत्री और श्री विक्रमार्क ने कार्यभार संभालने के बाद पहली बार श्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें तेलंगाना के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता बताई, जिसका गठन इसी पर आधारित था। 3 प्रमुख मुद्दे थे: पानी, नौकरियां और फंड। श्री मोदी से बयाराम में स्टील प्लांट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रेल कोच फैक्ट्री और प्रस्तावित आईटी निवेश क्षेत्र की स्थापना जैसे वादों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था। हाल के तेलंगाना विधानसभा चुनावों के परिणामों की समीक्षा और मंगलवार को संसद चुनावों की योजना पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, सुनील बंसल, बंदी संजय कुमार, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष के लक्ष्मण और अन्य लोग बैठक में भाग लेंगे। विधानसभा क्षेत्रों के संयोजक, मंडल अध्यक्ष, राज्य परिषद के सदस्य, राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, सांसद और अन्य लोग अगले 90 दिनों की कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए उपनगर के कोंगड़ा कला में श्लोक समारोह हॉल में एक साथ आएंगे। श्री शाह की अध्यक्षता में बैठक का निर्णय पिछले सप्ताह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में 5 विधानसभा चुनावों के परिणामों की समीक्षा के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में किया गया था। 2024 में बंगाल में 35 लोकसभा सीटों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को अभियान की नींव रखने के लिए 15 सदस्यीय कोर चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया। समिति में बंगाल के लिए 4 केंद्रीय पर्यवेक्षक है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें राज्य के 4 कनिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को छोड़ दिया गया है। बंगाल भाजपा चुनावी रणनीति तय करने के लिए 31 दिसंबर को सभी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी। शाह ने नेशनल लाइब्रेरी में एक बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती से मोदी जी को 35 सीटें दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि मोदी जी सोनार बांग्ला बनाएंगे। अगर हम 0 से 77 सीटें हासिल कर सकते हैं तो हम 2/3 बहुमत से भी सरकार बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का मतलब घुसपैठ, पशु तस्करी का खात्मा और सीएए के जरिए धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पश्चिम बंगाल के नेता अनुपम हाजरा को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय सचिव पद से हटा दिया है। भाजपा का फैसला उस दिन आया जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए कोलकाता में थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक पत्र में कहा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार अनुपम हाजरा को राष्ट्रीय सचिव पद से मुक्त किया जाता है। इसका तत्काल प्रभाव से पालन किया जाना चाहिए।
रही है। आपको बता दें कि सितंबर में हाजरा ने भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल होने के लिए सीबीआई या प्रवर्तन निर्देशालय से समन की आशंका के कारण ध्यान आकर्षित किया। पार्टी के खिलाफ तृणमूल के वॉशिंग मशीन आरोपों के बीच राज्य भाजपा इकाई ने खुद को बयान से अलग कर दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेड सी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारत से जुड़े शिपिंग जहाजों एमवी केम्प्लूटो और एमवी साईबाबा पर हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की कसम खाई। 1 महीने से अधिक समय से महत्वपूर्ण रेड सी शिपिंग मार्ग का उपयोग करने वाले जहाजों पर यमन के हौती विद्रोही के हमलों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ा दी है। हाल ही में अरब सागर में एमवी केम्प्लूटो पर और कुछ दिन पहले रेड सी में एमवी साईबाबा पर ड्रोन हमलों को भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। नौसेना ने समुद्र में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा, जिस किसी ने भी इस हमले को अंजाम दिया है, हम उन्हें समुद्र के नीचे से भी ढूंढ लेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की स्थिति पर जोर दिया और अन्य के साथ सहयोग करने का वादा किया। राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने राज्य चुनाव में सरकारी धन का दुरुपयोग किया और जिला पार्टी के नेताओं ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी है। उन्होंने भोपाल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के बाद एएनआई को बताया, बैठक में हमने हार के कारणों के बारे में बात की और ये स्पष्ट है कि भाजपा ने सरकारी धन का कितना दुरुपयोग किया है और कांग्रेस के जिला प्रशासन इस पर विस्तृत रिपोर्ट दी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कैसे आगे बढ़ना है, इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी को काफी सकारात्मक राय मिली है। हार के बाद भी कार्यकर्ता उत्साहित है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जिला प्रभारियों ने जो मूल मंत्र दिया है वो ये है कि अब कांग्रेस में मैं नहीं बल्कि हम पर चलेगी। बैठक में पार्टी विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मध्य प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अन्य नेता मौजूद थे। अलग अलग हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों ने, प्रभारियों ने जो सुझाव दिए उसमें से कि हार के कारणों का जब पता लगाने की हमने बात की तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का और सरकारी धन का दुरुपयोग किस हद दर्जे का किया वो एक एक जिला अध्यक्ष ने विस्तृत बताया, रिपोर्ट दी। आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से हम वापस जाएं, इसको लेकर कई सुझाव पॉजिटिव और सकारात्मक आए। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हार के बाद भी आग है, यह एहसास भी जिला कांग्रेस के अध्यक्षों ने कराया। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस में जिला कांग्रेस और सारे प्रभारियों ने जो एक मूल मंत्र दिया कि अब कांग्रेस पार्टी में नहीं हमसे चलेगी। मैं मानता हूँ सामूहिक नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी अपने विचार को घर घर लेके कैसे जाए, इस मंत्र को, इस संवाद को, इसके लिए 5 स का हम सब ने संकल्प लिया। संघर्ष का, हमने संवाद का। कांग्रेस अलाकमान ने आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए मंगलवार को बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकें की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और अन्य केंद्रीय नेताओं ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह और नवनियुक्त राज्य प्रभारी मोहन प्रकाश सहित कांग्रेस की बिहार इकाई के लगभग 40 नेता शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बिहार कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, वाम गठबंधन मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला कांग्रेस की गठबंधन समिति की बैठक में लिया जाएगा, जो कि 29 दिसंबर के लिए निर्धारित है। सीट शेयरिंग को लेकर जो अलायंस कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, वो 29 तारीख को निर्धारित बैठक है, उस पर हम लोग सीटों की चर्चा करेंगे। क्या आपको लगता है कि जो आरजेडी है उसके साथ आप लोग तालमेल बनाकर चीजें कर सकते हैं या दिक्कतें कुछ आपको लगता है? भाई, आरजेडी और वाम दलों के साथ तो लगातार लंबे समय से हम लोगों का गठबंधन रहा है। नई पार्टी जेडीयू आई है तो उसमें चर्चा करेंगे सब लोग मिलजुल के और हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे। कोई नंबर रखा गया है कि सम्मानजनक? नहीं, अभी तो बोल रहे हैं कि पहली बार वार्ता होगी 29 तारीख को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत ही आराम से आपको ब्रीफिंग दे दी है कि आज हम लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन था
और बिहार के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, इंडिया गठबंधन के संबंध में तमाम बातें रखी गई हैं। तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ बात हुई है। अब सब कमेटी सब बनी हुई है अलायंस के लिए किन के साथ बात करनी है। तो 29 तारीख को भी एक बैठक होनी है, उसके बाद चीज़ें साफ होंगी, लेकिन टाइम कम है उसका हम लोगों को भी ख्याल है। लेकिन सर फिर भी कोई आंकड़ा तो आप लोगों ने रखा होगा कि हमें इतनी सीटों पर लड़ना चाहिए। 29 तारीख को हम अपनी तरफ से अपनी बात रखेंगे और उस बात को फिर ये जो हमारे लोग हैं जो अलायंस में हैं वो जो समन्वय समिति उनमें वो अपनी बात रख देंगे, तो वो तरीका वही अपनाएंगे, कोई अकेले कोई तरीका नहीं अपनाया जाएगा। सर ये बिहार से लगातार ये बयान आते हैं सर तमाम नेताओं की तरफ से कि नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए, उनको पीएम फेस बनाया जाए। आप विधायक दल के नेता हैं सर, आज आप लोगों ने इस पर भी चर्चा की। हर पार्टी अपने अपने नेता को शीर्ष स्थान पर देखना चाहता है और ये उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व भी बनता है। उस संदर्भ में वहाँ कुछ बयानात आ जाते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन भारतीय नौसेना ने मंगलवार को स्वदेश निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल का जलावतरण किया। इस शानदार कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार मौजूद थे। मणिपुर की राजधानी नामित आईएनएस इम्फाल उत्तर पूर्व भारत के एक प्रमुख शहर का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला युद्धपोत है। जहाज को मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। आईएनएस इम्फाल 7,400 टन के विस्थापन और 164 मीटर की कुल लंबाई के साथ एक निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। संयुक्त गैस सीओजीएजी और गैस प्रणोदन द्वारा संचालित युद्धपोत 30 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। नौ सैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आईएनएस इम्फाल की विशेषताओं पर यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि इसका खुद का नाम इम्फाल के नाम पर रखा गया है, जो नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरी को प्रदर्शित करता है। इसका सैंक्शन दिल्ली में हुआ, जो उत्तर भारत में है। जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईएनएस इम्फाल आता है, उस 15B प्रोजेक्ट में देश के 4 बड़े शहर यानी विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव, इम्फाल और सूरत के नाम आते हैं। आईएनएस इम्फाल खुद विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत आता है, जो दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करता है। इसे बनाया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, जो मुंबई यानी पश्चिमी भारत में है। तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, हर जगह का प्रताप आईएनएस इम्फाल में शामिल है, जो भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है। साथियों, मेरी दृष्टि से आईएनएस इम्फाल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है उसका पूरी तरह से भारत में ही कंसेप्चुअलाइज्ड, डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड होना। आप जब आईएनएस इम्फाल के डिफरेंट पार्ट्स पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आईएनएस इम्फाल पर ब्रह्मोस एयर स्पेस ने ब्रह्मोस मिसाइल इंस्टॉल किया है। इस पर टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स को एल&टी ने इंस्टॉल किया है। रैपिड गन माउंट को भेल ने इंस्टॉल किया है। मीडियम रेंज मिसाइल्स को बीएल ने इंस्टॉल किया है और इसके अलावा कई सारे स्टार्टअप्स भी इसके निर्माण में शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि 412 ताज़ा कोविड मामलों के जुड़ने से भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,170 हो गई है। मंत्रालय के सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में 3 नई मौतों के बाद वायरल बीमारी के कारण मरने वालों की संख्या 5,33,337 हो गई है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में भारत में कोविड मामलों की संख्या 4,50,09,660 है, जबकि राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% है। कोविड मृत्यु दर 1.19% है। कोविड-19 सब वेरिएंट JN1 के बढ़ते मामलों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच रविवार तक भारत में इस सब वेरिएंट के कुल 63 मामलों का पता चला है। A9 ने सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि मामलों में सबसे ज्यादा योगदान गोवा का है, जहां एक ही दिन में 34 मामले सामने आए हैं।